ठीक है, चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सही है। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 14 आपको लोगों को पढ़ाया था। चैप्टर 14 के बाद ये चैप्टर नंबर 15 है। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है कि हर वो इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को जो एक्चुअली में मेजर कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें हमारे पास जो सबसे पहले जो लिस्ट में है दैट इज़ कॉल्ड द गैल्वानोमीटर। देखो, गैल्वानोमीटर हो जाए, एम मीटर हो जाए, वोल्ट मीटर हो जाए, इन सबको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। क्या बोलते हैं? दिस आर ऑल दी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से पास होती है तो ये अपने पॉइंटर्स को रोटेट करवाते हैं। पॉइंटर को रोटेट करना मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का जाना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो व्हेन द करंट फ्लोज इन द गैल्वानोमीटर, वोल्ट मीटर और एम मीटर, देन इट्स पॉइंटर प्रोड्यूसेस द डिफ्लेक्शन। पॉइंटर मतलब आपने देखा होगा ना, गैल्वानोमीटर में एक पॉइंटर होता है, आगे पीछे भाग रहा होता है। प्रैक्टिकल के दौरान नहीं देखा है? तो प्रैक्टिकल में आपने मतलब कोई भी जो मीटर होता है उसमें एक पॉइंटर लगा हुआ होता है जो डिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसी को कहते हैं हम पॉइंटर। तो उस पॉइंटर का घूमना क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। जिस तरीके से पंखे को आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये क्या होगा? घूमना शुरू हो जाएगा, रोटेशन आ जाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहे होते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। गैल्वानोमीटर की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो गैल्वानोमीटर क्या? इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर लो करंट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या मेजर करता है ये? लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है किसी भी सर्किट में। इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम लुइगी गैल्वानो है। ठीक है, लुइगी गैल्वानो। तो गैल्वानोमीटर जो है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि मेजर कर रहा होता है लो अमाउंट ऑफ करंट को किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में, कॉइल में। हमें ये पता लगाना है कि करंट की स्टैब्लिशमेंट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है ना। इस तरीके से लास्ट टाइम आपने पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे थे। तो जब म्यूचुअल इंडक्शन करवा रहे होते हैं तो प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस करवाते हैं हम, वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं। तो वो वोल्टेज या करंट उसके अंदर आया है या नहीं आया है कौन डिटेक्ट करके बताता है? गैल्वानोमीटर बताता है। तो इसीलिए हम सेकेंडरी कॉइल में गैल्वानोमीटर लगाते हैं व्हेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन। अगर टाइप्स ऑफ गैल्वानोमीटर की हम बात करेंगे तो हमारे पास दो किस्म का गैल्वानोमीटर है। एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर और एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वानोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की अगर बात हो रही है तो उससे क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर क्या है? सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की अगर हम बात कर लें तो एक ऐसा गैल्वानोमीटर जिसके अंदर करंट डिटेक्ट होता हो, लो करंट डिटेक्ट होता हो। किस तरीके से? व्हेन कॉइल इज़ फ्री टू मूव। ठीक है, जब कॉइल फ्री टू मूव होगा तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। जब मूविंग मैग्नेट गैल्वानोमीटर की बात होगी तो इसमें मैग्नेट फ्री टू मूव होगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जो हमने चैप्टर नंबर 14 में बात पढ़ी थी, वो दोनों बातें पढ़ी थी कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो दो तरीके से होता है। मतलब उसके 3-4 तरीके थे। उसमें दो तरीका ये था कि एक कंडक्टर को हम मूव करवा दें मैग्नेटिक फील्ड में, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम मैग्नेट को मूव करवा दें मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे कंडक्टर मूव कर रहा है और यहाँ पे मैग्नेट मूव कर रहा है। व्हेन कॉइल इज़ फ्री टू मूव, व्हेन मैग्नेट इज़ फ्री टू मूव। ठीक है, in which low current is detected when coil is free to move in a magnetic field, then this is called the moving coil galvanometer. मूविंग मैग्नेट गैल्वानोमीटर हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं, हमारे बुक में ही नहीं, मतलब इसके सवालात भी नहीं पूछे जाएंगे। मैं फिर भी इसको बता दे रहा हूँ। इन विच लो करंट इज डिटेक्टेड, गैल्वानोमीटर है तो लो करंट को डिटेक्ट करेगा, हाई करंट को डिटेक्ट नहीं करेगा, उसके लिए एम मीटर होता है। इज डिटेक्ट व्हेन मैग्नेट इज फ्री टू मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेट फ्री टू मूव होगा मैग्नेटिक फील्ड में। सही है। हमारा टॉपिक जो है वो ये है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। आपने जो गैल्वानोमीटर देखा है वो इस तरीके का होता है। ठीक है ना। जो प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री में जो गैल्वानोमीटर रखा हुआ तो इस तरीके का होता है। इसमें एक बॉक्स की तरह होता है और बॉक्स में इसमें पॉइंटर लगा हुआ होता है और इसमें जो है वो रीडिंग्स जो है वो लिखी हुई होती हैं। यहाँ पर होता है ज़ीरो डिफ्लेक्शन और ये इस तरीके से इधर भी जा रहा होता है और इधर भी, इधर प्लस की वैल्यू होती है और इधर माइनस में डिफ्लेक्शन होता है एक्चुअली में। ये इस तरफ पॉइंटर भाग रहा है तो पॉजिटिव रीडिंग, लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंटर भाग रहा है तो वो नेगेटिव की रीडिंग होती है।
30 डिफ्लेक्शन तक यहाँ पे भी होता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा 10, 20, 30, ठीक है। और 10 से पहले जो है अगर आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट कर लेते हैं यूँ, मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे 0 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 5 पे लिखा हुआ है कितना 10, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 20, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिखा हुआ 30। तो इस तरीके से 30 डिफ्लेक्शन इधर और इस तरीके से 30 डिफ्लेक्शन इस तरफ। तो अगर इस केस में मुझे ये बताना हो कि गैल्वानोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द गैल्वानोमीटर। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका कोई ना कोई लीस्ट काउंट होता है, सही है। लीस्ट काउंट, लीस्ट के माने कम से कम, काउंट के माने गिनने के काबिल, जिसको काउंट किया जा सके। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू विच कैन बी कैलकुलेटेबल, विच कैन बी रीड, जिसको हम पढ़ सकते हैं कम से कम, उसको हम क्या कहते हैं लीस्ट काउंट। इस तरीके से स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, जिससे आप लाइन खींचते हैं, ठीक है। प्रकार, कंपास, ठीक है ना, जिससे आप एंगल ड्रॉ करते हैं, उसका लीस्ट काउंट होता है 1 डिग्री, सही है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई थर्मोमीटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उसका लीस्ट काउंट पूछा जाएगा, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका लीस्ट काउंट है। 0 तो कोई रीडिंग ही नहीं है ना, 0 तो 0 है, कोई ना कुछ टर्म तो आना चाहिए, तो हम 0 अगर कहेंगे तो हर का 0 हो जाएगा, हर की रीडिंग 0 से स्टार्ट होती है, वो हर कोई 0 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहे इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ दिस, अगर मैं इस तरीके से इसमें कैलिब्रेशन की हुई है कि 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 पे, तो 10 डिवाइड बाई 5 करवा देंगे। क्या करवा देंगे 10 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ तक 5 तक आ रहा है ना, कितने 10 डिवाइड बाई 5, तो ये रहेगा 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 द 5 2 द, तो इसका मतलब इसमें हर एक जो डिवीज़न है वो किसके बराबर है 2 डिवीज़न के बराबर है। ना ये एम्पेयर में है, ना ये ओहम में है, ना ये वोल्टेज में है, ये सिर्फ रीडिंग है, डिफ्लेक्शन है, इसको हम डिवीज़न बोलते हैं। तो इसकी जो गैल्वानोमीटर का जो लीस्ट काउंट हुआ वो कितना हुआ 2 डिवीज़न, मतलब इसमें एक रीडिंग 2 डिवीज़न के बराबर है, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का लीस्ट काउंट बता रहे हैं तो इसमें सिंपल मेथड ये इस्तेमाल करते हैं, जो सिंपल स्केल हो, ये जैसे सिंपल कैलकुलेशन थी। अगर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और अगर आप स्फेरोमीटर की बात कर रहे हैं, तो उसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, चूँकि वो कॉम्प्लेक्स स्केल है। 10 से इसलिए डिवाइड किया है चूँकि 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक पहुँच रहे थे 5 तक, 5 डिवीजन तक पहुँचे थे, वहाँ पे रीडिंग क्या लिखी हुई थी 10, तो इसका मतलब पहला वाला कितना होगा 2 4 6 8 10, इसीलिए हर डिवीजन किसके बराबर है 2 के बराबर है। इसीलिए हमने क्या किया, जो जहाँ तक पहुँच रहे थे वो कितना था 10, लाइनें कितनी थी 5, तो 10 को 5 से डिवाइड करवा दिया, तो एक डिवीजन की वैल्यू आ गई, वो चूँकि जिसके बराबर है 2 डिवीजन के बराबर है। एक जो लाइन सेगमेंट है उसकी वैल्यू क्या है 2 डिवीजन है, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है। ये एक सिंपल हमारे पास मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर है। अब इस मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर को यहाँ पर देखें, ये जो गैल्वानोमीटर है इसके अंदर ये जो बॉक्स है उसके अंदर ये सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। ये जो सिस्टम है इस मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर के अंदर फिट है। अगर आप इस बॉक्स को खोल करके अंदर से देखेंगे तो ये सिस्टम लगा हुआ होगा। अब इसमें क्या है, देखो एक कॉयल है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास है ये क्या है, दिस इज़ अ कॉयल, ये अगर इसको मैं नाम दूंगा तो मूविंग कॉयल है ये, ठीक है। सॉफ्ट आयरन बॉडी का बना हुआ होता है, आइवरी फ्रेम का, एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, ठीक है। बातें गौर से सुननी है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या है। वायर जो आपको ये नज़र आ रहा है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है। फॉस्फर ब्रॉन्ज एक एलॉय है, जो एक ऐसा वायर है जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है ना, मतलब चीज़ों को होल्ड करने की, पकड़ने की जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब इसकी मजबूती ज़्यादा होती है। जब हम ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, लाइटर इन वेट हो और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, ठीक है। इसमें ये जो आपको सर्किल नज़र आ रहा है ये एक मिरर है, ठीक है ना, इससे हम एंगल की कैलकुलेशन कर रहे होते थे पहले, अब नहीं करते ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो नॉर्थ और साउथ नज़र आ रहा है ये यू शेप फ्रेम परमानेंट मैग्नेट कहलाता है। मतलब इसके अंदर जो मैग्नेट इस्तेमाल होता है वो होता है परमानेंट मैग्नेट। व्हाट आर परमानेंट मैग्नेट्स? द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ठीक है ना, Fe2O3, ठीक है, ये जो है आपके पास परमानेंट मैग्नेट है। उसके बाद नीचे जो आपको वायर घुमा हुआ नज़र आ रहा है यूँ इस तरीके से, ट्विस्ट है इसके अंदर, इसको कहते हैं ट्विस्ट, ठीक है ना। जब कॉइल रोटेट करता है तो यहाँ पर रोटेशन कपल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्विस्ट, ठीक है। और उसके बाद ये जो इसका यू की तरह जो शेप नज़र आ रहा है, यू शेप,
ये यू शेप जो है, हमेशा मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में जो मैग्नेट का लोअर पोर्शन होता है, ये इसको हम कैसा शेप देते हैं, यू शेप देते हैं। क्यों देते हैं? कॉनकेव शेप भी इसको हम कहते हैं, यू शेप भी हम इसको कहते हैं। क्यों ऐसा बनाते हैं, ये भी एमसीक्यूज में पूछते हैं। टू प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ताकि इस कॉइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोर्स ऐड करे, ताकि ये रोटेशन सही तरीके से प्रोड्यूस कर सके। अब यहाँ पे एक बात समझ लेंगे, जब मैं यहाँ से एक वायर निकाल देता हूँ, एक वायर यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, इस दो वायर को मैंने बैटरी से ज्वाइंट किया, तो बैटरी से जब ज्वाइंट करेंगे तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा। इस डब्बे के अंदर इस जिस तरीके से रिमोट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं टेलीविज़न को ऑपरेट करने के लिए, उसके अंदर एक बैटरी लगी हुई होती है। इस गैल्वानोमीटर के अंदर, एम मीटर के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर किसी किस्म की कोई बैटरी में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई बैटरी का यूजेज किसी किस्म का नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ कि एक बैटरी का मुझे करंट कैलकुलेट करना है कि उसमें कितना करंट मौजूद है। तो मैंने क्या किया, बैटरी के दो टर्मिनल्स लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे मैंने क्या करवा दिया, इस दो टर्मिनल से ज्वाइंट करवा दिया। जब इससे ज्वाइंट करेंगे तो क्या होगा, जो करंट फ्लो होकर के जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, जब करंट फ्लो जाएगा तो ये बात आ रहेगी करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या टॉर्क। कल जो मैंने आपको टॉपिक बताया था कि अगर हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, आ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द टॉर्क, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं टॉर्क के बारे में, कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करेंगे तो उसके नतीजे में जब उसमें से करंट गुजरेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, मतलब रोटेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा, किस तरीके से करता है, फोर्स किस तरीके से ऐड कर रहा होता है, मैंने उसमें ये बताया हुआ है कि वो फोर्स किस तरीके से, किस डायरेक्शन में ऐड कर रहा होता है। तो इस पे जो है वो फोर्स ऐड करना शुरू कर देगा। जब फोर्स ऐड करेगा तो फोर्स ऐड करने के नतीजे में ये वाला जो कॉइल है वो रोटेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, इट विल स्टार्ट टू रोटेट, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने के नतीजे में यहाँ पर क्या होगा, एक ट्विस्ट बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे, जब करंट गुजरेगा तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलेंगे इसको, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और यहाँ पर एक टॉर्क जो है वो स्टोर हो रहा होगा, उसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। तो दो किस्म के टॉर्क एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। आप इसको यूँ करके समझ लें कि अगर आपके हाथ में एक शॉपर है, आप मार्केट से आ रहे हैं, आपने शॉपर को यूँ करके घुमा दिया, तो शॉपर घूमते 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 आपके हाथ के पास एक ट्विस्ट बनना शुरू हो जाएगा। वो घूमते 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 एक टाइम आएगा, शॉपर रुकेगा उस डायरेक्शन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये घूमेगा तो यहाँ पर एक ट्विस्ट बनेगा और ट्विस्ट एक रिस्टोरिंग टॉर्क स्टोर कर रहा होगा। जैसे ही करंट का फ्लो स्टॉप होगा, ठीक है ना, जैसे ही करंट गुजरेगा, गैल्वानोमीटर का ये जो पॉइंटर है वो रीडिंग शो करना स्टार्ट कर देगा। वो मूव होकर यहाँ पर आ जाएगा, वो मूव होकर के इधर आ जाएगा, ठीक है, जो करंट की डिटेक्शन करके बताएगा कि इसमें करंट कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देख लिया करंट ये है, फिर आप बैटरी को हटा देंगे, या जहाँ आपने सर्किट में लगाया था करंट डिटेक्ट करने के लिए, आप वायर को वहाँ से रिमूव करवा देंगे, हटा देंगे, सर्किट ओपन हो जाएगा। तो सर्किट ओपन होने के बाद क्या होगा कि ये वाला जो इसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क स्टोर हो चुका है, ये काम करना शुरू करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में कॉइल को खुद ब खुद घुमाना शुरू करेगा और इस पॉइंटर को जीरो डिफ्लेक्शन पे लाके दोबारा सेट कर देगा। तो मतलब गैल्वानोमीटर से जब करंट पास होता है तो वो रीडिंग शो करने के बाद खुद ब खुद कहाँ आ जाता है, अपने जीरो डिफ्लेक्शन पे वापस। तो जीरो डिफ्लेक्शन पे वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क जो है उसके ऊपर ऐड कर रहा है। हाँ, जिस अब जैसे पास कर लेते हैं ना कि जब आप इसमें से जब आप करंट पास करवाएंगे ना, तो करंट पास करने के नतीजे में ये क्या करेगा, पॉइंटर रोटेट करेगा। इस जो आपका कॉइल है, इस कॉइल से ये वाला पॉइंटर अटैच होता है। जैसे ही ये घूमेगा, ये पॉइंटर को भी घुमाना शुरू कर देगा। पॉइंटर रोटेट होकर के आपको रीडिंग देगा और रीडिंग देने के बाद आपको पता लग जाएगा इसमें इतना करंट है। फिर तो आप वायर को हटाएंगे ना कि भाई करंट तो हमने मालूम कर लिया, इसमें करंट इतना, तो वायर को रिमूव करवाएंगे। जब वायर को वहाँ से हटाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा और जीरो डिफ्लेक्शन पर आके रुक जाएगा। तो जीरो डिफ्लेक्शन पर आके रुक गया तो अब इसका मतलब गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, जीरो रीडिंग आ चुकी है दोबारा। फिर अगर आप इसको क्या करेंगे, दोबारा से आप कनेक्ट करवाएंगे वायर को, फिर ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब दो किस्म का टॉर्क है इसके अंदर, ठीक है। वो जो दो किस्म का टॉर्क है वो क्या है, हाँ, एक
जो टॉर्क होता है वो होता है बीना कॉस अल्फ़ा। एक टॉर्क होता है BINA कॉस अल्फ़ा, और जो एक टॉर्क होता है, और दूसरा जो टॉर्क होता है वो होता है C थीटा। क्या होता है? इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करते हैं, ये वाला जो टॉर्क है ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये वाला टॉर्क जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है। इस दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास इक्वेशन बनती है I=C/BNA थीटा। ये जो C/BNA है ये पूरा कांस्टेंट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म। C कपल पर यूनिट ट्विस्ट, B मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड A इज द एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी ना गैल्वानोमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो ये पूछते हैं कि हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर, तो वहाँ पे आंसर होता है बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ C/BNA द सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज, ठीक है। C/BNA की वैल्यू को डिक्रीज करवा करके सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवाया जा सकता है। अब गैल्वानोमीटर की जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये बात याद रखनी है कि गैल्वानोमीटर सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव होने से क्या मुराद है कि उसका काम है लो अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करना। कितना लो अमाउंट ऑफ करंट? मिली एम्पेयर से माइक्रो एम्पेयर की रेंज को भी कैलकुलेट कर सकता है, यानी कि 10⁻³ एम्पेयर, 10⁻⁶ एम्पेयर की करंट को भी क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है। तो इतना लो अमाउंट ऑफ करंट कैसे डिटेक्ट करेगा? इसके लिए गैल्वानोमीटर को क्या होना चाहिए? सेंसिटिव। इधर बात सुनेंगे। ये वायर मैंने इस्तेमाल किया फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, कॉपर आयरन का वायर इस्तेमाल नहीं किया। वेट ज़्यादा होता है उसका। जब वेट ज़्यादा हो जाएगा तो किसी चीज़ की वेट ज़्यादा हो तो उसको पुश करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फोर्स हम किससे लगा रहे हैं? बाय मीन्स ऑफ करंट। जब करंट जाएगा तो आपका कॉइल रोटेट करेगा। अब कॉइल का वजन अगर ज़्यादा हो गया, वेट ज़्यादा हो गया, तो करंट जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लाइटर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ताकि इसका वेट कम हो, ठीक है। कॉइल हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं आइवरी फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ताकि इसका वेट कम से कम हो, ताकि लो अमाउंट ऑफ करंट जाए और ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, ठीक है। और ये गैल्वानोमीटर ये इन द एयर है, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान है, अटैच नहीं होगा। अटैच होगा तो घूमेगा नहीं। तो ये बीच में इस तरीके से क्या कर रहा होता है? इस तरीके से रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, जिस तरीके से ये मार्कर रोटेट कर रहा है। इसी तरीके का कॉइल है, ठीक है। तो जब करंट जाएगा तो ये रोटेशन देगा, जब रोटेशन देगा तो डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो we have to ensure that the galvanometer must have to be very sensitive. In order to make the galvanometer sensitive, we must have to consider that the weight of the coil must be decreased. The wire which is going to use to hold the coil having greater strength but of smaller weight, ठीक है ना। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन वेट कम होना चाहिए। अब ये जो C/BNA है और इज इक्वल टू है, मैंने बोला ये कांस्टेंट टर्म, और ये इज इक्वल टू हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। थीटा शो कर रहा है डिफ्लेक्शन को। कौन सा डिफ्लेक्शन? जब ये गैल्वानोमीटर भागेगा, रीडिंग शो करेगा, तो इसको हम कह रहे हैं डिफ्लेक्शन। तो जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जितना कम करंट उतना कम डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा करंट उतना कम डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा, और जितना कम करंट होगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा। सही है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? I=C है ना। अगर इस वाले एक फार्मूला होगा उसका I=C, ठीक है। अगर आप यहाँ से C को सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा? I/θ। तो अगर आपसे पूछेंगे गैल्वानोमीटर कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? C, तो आप इसको क्या लिखोगे? I/θ। एम्पेयर पर रेडियन, करंट की यूनिट एम्पेयर, थीटा की यूनिट रेडियन। गैल्वानोमीटर कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? एम्पेयर पर रेडियन। C इज द कपल पर यूनिट ट्विस्ट। C जो है वो क्या है? कपल पर यूनिट ट्विस्ट है। सेंसिटिविटी ऑफ करंट भी होती है गैल्वानोमीटर में, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज भी होती है। दोनों किस्म की सेंसिटिविटी होती है। करंट की सेंसिटिविटी क्या है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट एम्पेयर। एक यूनिट का, एक एम्पेयर का जो करंट क्या है उस पर डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है, उसको कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ करंट ऑफ द गैल्वानोमीटर। वो क्या होगा? θ/I, थीटा रेडियन, I की जगह एम्पेयर। सही है। तो ये सेंसिटिविटी ऑफ करंट की का फॉर्मूला और उसका यूनिट, ये सब MCQ में पूछते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज, तो ये क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, के पर यूनिट वोल्टेज पे कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन यानी कि थीटा की जगह रेडियन और वोल्टेज की जगह वोल्ट। तो ये क्या हो गया? सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर वोल्ट, ठीक है ना।
सेंसिटिविटी ऑफ करंट है ये और सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज है। पर यूनिट वोल्ट पे कितना डिफ्लेक्शन, पर यूनिट एम्पेयर में कितना डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन थीटा की यूनिट रेडियन, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट। सही है, तो ये सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज की अगर आपसे यूनिट पूछना, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ करंट। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको ये मालूम होनी चाहिए। सेंसिटिविटी ऑफ करंट से क्या दिमाग में आना चाहिए, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज से क्या दिमाग में आना चाहिए, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो खुद ब खुद यूनिट भी दिमाग में आ जाएगा। पर वोल्ट पे कितना डिफ्लेक्शन है, पर एम्पेयर में कितना डिफ्लेक्शन है। सही है, गैल्वानोमीटर के अंदर ही बात गैल्वानोमीटर की चल रही, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। सही है, तो ये बात गैल्वानोमीटर की इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर जो बातें मैंने आपको समझाएंगी ये डायग्राम है, ठीक है ना, और ये जो चीज़ें आपके सामने गैल्वानोमीटर से रिलेटेड है। ठीक है, जब गैल्वानोमीटर आप एम मीटर के बारे में जानते हैं, आप वोल्ट मीटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एम मीटर और वोल्ट मीटर एक्चुअली में गैल्वानोमीटर ही होते हैं, ये बात याद रखिएगा। एम मीटर एंड वोल्ट मीटर बोथ आर दी गैल्वानोमीटर, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, मॉडिफिकेशन, थोड़ी तब्दीली करवाते हैं। एम मीटर में क्यों यूज़ करते हैं, मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। सबसे पहली बात एम मीटर की खुसूसी कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि एम मीटर इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। जब ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करेगा तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करते हैं कि गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाते हैं शंट रेजिस्टेंस। बहुत तरीके से इस बात को सुनना और समझना है कि गैल्वानोमीटर के साथ हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। शंट रेजिस्टेंस कहलाता है लोअर रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कम हो, जितनी कम हो, 1 ओम हो, 0.1 ओम हो, 0.2 ओम हो, 0.5 ओम हो, जितनी कम हो वो कहलाएगा शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कम होती है। एक होता है हायर रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है ना, 1000 ओम, 2000 ओम, 5000 ओम, तो वो हाई रेजिस्टेंस है, ये लो रेजिस्टेंस है। तो जब एम मीटर बनाते हैं तो मैंने कहा कि एम मीटर एक्चुअली में है क्या, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में हमने क्या तब्दीली की है कि पैरेलल में क्या लगा दिया है, शंट। ठीक है, बात को गौर से समझना है। एम मीटर का काम क्या है, लार्ज करंट को मेजर करना, लार्ज करंट को मेजर करना। अब इसमें क्या होता है कि जब गैल्वानोमीटर से देखो करंट जाएगा ना, तो गैल्वानोमीटर एक मशीन है, एक डिवाइस है, इसका अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। जब ये करंट इससे जाएगा तो जब इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जब करंट इसमें जाएगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है करंट को कम करवा देगा, करंट को क्या कर देगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट तो मेजर नहीं होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसीलिए तो गैल्वानोमीटर लो करंट को मेजर करता है, सिर्फ गैल्वानोमीटर। लेकिन अब मुझे इसी की मदद से क्या करना है, लार्ज करंट को मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में क्या लगा देते हैं, शंट। अब देखो पैरेलल में शंट लगाने से क्या होगा, जब इसमें हम पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका रेजिस्टेंस Rg, इसका रेजिस्टेंस Rs, अगर मैं इसमें फार्मूला लगा दूँ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, तो 1/Re इज इक्वल टू 1/Rg प्लस 1/Rs। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये होता है। Re इस दोनों रेजिस्टेंस का, मतलब गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। चैप्टर नंबर 13 पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करवाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला ये होता है 1/Re इज इक्वल टू 1/Rg प्लस 1/Rs। सही है। अब यहाँ पे एक बात सुने, अब फर्स्ट कर लेते हैं कि Rg की वैल्यू है कितनी, 2 ओम फर्स्ट कर लेते हैं, और Rs की जो वैल्यू है फर्स्ट कर लेते हैं वो है 1 ओम। कितनी है, तो 2 और 1 कम कितना है, 2 या 1 ओम कम वैल्यू है रेजिस्टेंस की। तो जब ये कॉम्बिनेशन, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का, तो जो Re की वैल्यू आती है इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर ये फार्मूला है तो Re की वैल्यू वो होगी जो सबसे कम वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होगी। मतलब दो रेजिस्टेंस है, एक 2 है और एक कितना है 1, तो Re की वैल्यू 1 से भी क्या आएगी, कम। तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट का जो Re आ जाएगा, ठीक है ना, वो 2 इसका है 1 इसका है, फर्स्ट कर लेते हैं आ रहा है 0.2 ओम या 0.5 ओम, तो Re की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा पास होगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करेगा। तो ये एक सिंपल सा फेनोमेना होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने का, ताकि हम टोटल रेजिस्टेंस को क्या करवा दें, कम करवा दें। जब टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ज़्यादा करंट को ये मेजर कर सकेगा। बात क्लियर है। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है शंट रेजिस्टेंस, इसको हम बाईपास रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
बाईपास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। चूँकि ये गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस को कम करवाता है इसीलिए इसको बाईपास रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। बात क्लियर है ये। उसके बाद मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर, ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। व्हेन गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद शंट यानी कि लो रेजिस्टेंस देन एम मीटर इज ऑब्टेन्ड। ये बात डायग्राम में पहले आप देख चुके हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एनी सर्किट। एम मीटर बनता पैरेलल में है, याद रखना है, बनता कैसे, पैरेलल में गैल्वानोमीटर के साथ, लेकिन जब सर्किट में लगाते तो कैसे लगता है, सीरीज में, ठीक है। सीरीज में क्यों लगता है, क्योंकि एम मीटर करंट को मेजर करता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, इसीलिए एम मीटर सीरीज में हमेशा अप्लाई होता है, ठीक है। अगर आप कभी भी प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री में एम मीटर आपके पास हो और आप उसको किसी सर्किट में कनेक्ट कर रहे हो तो आप उसके दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करवाते हैं, कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं होता ये। सीरीज में क्यों कनेक्ट करवाते हैं, क्योंकि एम मीटर मेजर क्या कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। तो करंट कौन से कॉम्बिनेशन में सेम होता है, सीरीज में, इसीलिए लगता कैसे ये सीरीज में, बनता कैसे है, पैरेलल में। ये दोनों बातें याद होनी चाहिए। तो ये काम है एम मीटर का। अब देखो यहाँ पर अगर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस लगा दूँ, ठीक है ना। इस डायग्राम में थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर मैं एक और रेजिस्टेंस लगा दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टी रेंज एम मीटर। क्या हो जाएगा, मल्टी रेंज एम मीटर। लगा हुआ तो पैरेलल में ही है ना, अगर एक है तो एम मीटर, एक से ज़्यादा है तो मल्टी रेंज एम मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एम मीटर है जो डिफरेंट रेंज के करंट को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। डिफरेंट रेंज के करंट को मेजर कर सकता है। एक एम मीटर ऐसा है जो 5 एम्पेयर तक कैलकुलेट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। एक एम मीटर ऐसा है जो 10 एम्पेयर तक डिटेक्ट कर सकता है। एक एम मीटर ऐसा है जो 15 एम्पेयर तक डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर रहा है। तो इसी एम मीटर में रेगुलेटर लगा हुआ होता है, जिस तरीके से पंखे का रेगुलेटर होता है, आप उसको घुमाते हैं, पंखे की स्पीड कम और स्लो हो रही होती है, रेजिस्टेंस एक्चुअली में बढ़ रहा होता है और कम हो रहा होता है, जिसके नतीजे में पंखे की स्पीड स्लो और फास्ट हो रही होती है। आपने रेगुलेटर घुमाया, आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो कम करंट पंखे के पास जाएगा, तो पंखा स्लो घूमेगा। आपने पंखे की स्पीड को तेज़ करना है, आपने रेगुलेटर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया, आपने रेजिस्टेंस एक्चुअली में कम करवा दिया। जब रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट ज़्यादा रहेगा पंखे में और पंखा तेज़ी से फुल होना। हाँ, एम मीटर मैंने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है पूरे सर्किट का, आर ई, सही है। तो अगर हम किसकी बात कर रहे थे, हाँ, मैं बता रहा था आपको कि जो मल्टी रेंज एम मीटर होता है उसमें एक से ज़्यादा जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, मल्टी रेंज एम मीटर, सही है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला चेक करो, आर एस शंट रेजिस्टेंस जो होगा, आर एस, इसका फार्मूला क्या होता है, आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने सेकेंड टर्म में इसको ड्राइव भी किया है। आर एस इक्वल टू आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। व्हाट इज आई जी, करंट ऑफ गैल्वानोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, करंट ऑफ, यहाँ पे जो आई है, व्हाट इज आई, ये कहलाता है रेंज ऑफ करंट। क्या कहलाता है, रेंज ऑफ करंट। ये बात मैं आपको ये समझा रहा था कि रेंज ऑफ करंट है ये। अगर 5 एम्पेयर तक मेजर करना है तो एक हम ऐसा एमीटर लाएंगे जो 5 एम्पेयर तक मेजर कर सकता हो, मतलब उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, 5 एम्पेयर। अगर 6 एम्पेयर का करंट है सर्किट में तो वो मेजर, तो उसके साथ रेगुलेटर को हम बढ़ाएंगे, उसका सिलेक्टर हम चेंज करेंगे और चेंज करने पे फिर हम 6 एम्पेयर तक जा सकते हैं। और अगर आगे तक मेजर करना है 8 एम्पेयर तक करंट तो एक और रेजिस्टेंस उसमें ऐड हुआ होगा, फिर हम और उसको घुमा देंगे तो 8 एम्पेयर भी मेजर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई क्या कहलाता है, रेंज ऑफ करंट। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज आई, आई द रेंज ऑफ करंट है। ये जो फार्मूला है, अगर वैल्यूज गिवन हो तो शंट की वैल्यू हम बता सकते हैं। बातें क्लियर है। ये आई जो है वो क्या है, रेंज ऑफ, आई जो है वो क्या है, रेंज ऑफ करंट है। क्या है, रेंज ऑफ करंट, कैपिटल आई, सही है। तो ये हमारे पास एम मीटर है। वोल्ट मीटर के अंदर ये बातें सारी जो है सेम है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है, बस डायग्राम बनाया है, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा कि वोल्ट मीटर क्या है। जिस तरीके से अगर एम मीटर की हम बात करते हैं तो मेजर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्या मेजर करता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है आपका वोल्ट मीटर। तो जब हम एम मीटर बना रहे तो क्या कर रहे हैं, गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में क्या लगा रहे थे, शंट। जब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगाते हैं क्या, हाई रेजिस्टेंस। क्या लगाते हैं,
हाई रेजिस्टेंस। ये जो आर एक्स है इसका नाम क्या होता है? हाई, दिस इज कॉल्ड द हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ऐसा क्यों करवाते हैं? जिस तरीके से यहाँ पे तो मैंने वजह बताई कि पैरेलल में क्यों कनेक्ट करवाते हैं, ताकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाए और ज़्यादा करंट पास हो। वोल्ट मीटर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद शंट लो रेजिस्टेंस देन एम मीटर इज ऑब्टेन्ड। एम मीटर बनने का तरीका, तो गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर बनने का तरीका क्या है? व्हेन गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड इन विथ देन वोल्ट मीटर इज ऑब्टेन्ड, वोल्ट मीटर हासिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो बातें मैंने वहाँ पे लिखी भी नहीं है। अब वोल्ट मीटर जो कि मेजर करता है किसको? वोल्टेज को मेजर कर रहा है, तो आखिर ये कैसे करेगा? देखो भाई, यहाँ से करंट जाएगा आई, जब गैल्वानोमीटर से गुजरेगा तो करंट कौन सा होगा? आई जी, है ना। जब ये करंट गैल्वानोमीटर से पास होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? आई जी। अब यही करंट आया इस लोड के ऊपर, हाई रेजिस्टेंस के ऊपर, हाई रेजिस्टेंस 1000 ओम, 2000 ओम, 5000 ओम, हाई रेजिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा लोड होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। हमेशा लोड के एंड पर क्या लाई करता है? वोल्टेज। तो इसीलिए इस दो टर्मिनल पे आपको इसके हाई रेजिस्टेंस होने की वजह कर पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, जिसको आप आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। ये जब भी पॉसिबल होगा जब रेजिस्टेंस हाई होगा। जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकेंगे। मतलब वोल्टेज का जो ड्रॉप आएगा, मतलब इस लोड के एंड पे जो वोल्टेज होगा आप उसको बता सकेंगे कि ये वोल्टेज कितना है। सही है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? हाई रेजिस्टेंस को लगाते हैं किसके साथ? गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में। अच्छा मुझे बताएं, ये करंट यहाँ से आया आई जी, जब ये रेजिस्टेंस से पास होगा तो करंट क्या बन जाएगा? करंट क्या बनेगा? देखो करंट आया आई, गैल्वानोमीटर से पास हुआ आई जी, जब शंट से पास होगा तो क्या बनेगा? आई जी ही रहेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। सही है, सीरीज में करंट सेम रहता है। थोड़ा सा डायग्राम को देखना भी होता है कि क्या हो रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम रहेगा, तो आई जी ही रहेगा। अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट एम मीटर। हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में। वो कैसे कनेक्ट होगा? बनेगा सीरीज में, लगेगा, और पैरेलल में लगने की वजह, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है, इसीलिए हमेशा ये वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, तो जिसमें इस तरीके से हमने आर एस का फॉर्मूला बताया था, आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी, तो इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? आर एक्स इजिकल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। वी वोल्ट मीटर बनेगा सीरीज में, लेकिन सर्किट में अगर आप चेक करने जाएंगे कि कहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो ये पैरेलल में लगेगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम, ये बात याद रखनी है। सीरीज में करंट सेम, इसीलिए सीरीज में लगता है। वोल्टेज में पैरेलल में वोल्टेज सेम, इसीलिए वो पैरेलल में लगता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? आर एक्स इजिकल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। व्हाट इज आई जी? करंट ऑफ गैल्वानोमीटर। व्हाट इज आर जी? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। व्हाट इज वी? तो ये कहलाएगा रेंज ऑफ वोल्टेज। क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की रेंज। अब एक वोल्ट मीटर ऐसा है जो 150 वोल्ट या 200 वोल्ट तक रीडिंग बताएगा। अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो वो नहीं बताएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टी रेंज वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मल्टी रेंज वोल्ट मीटर हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा यूँ करके, ये आ गया एक और रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस था, एक और आ गया। अब यहाँ तक जो बता रहा है 150, अब 220 तक बताना, तो ये वाला इस पर सेट करेंगे, और अगर और आगे भी कैलकुलेशन करनी है तो और रेजिस्टेंस ऐड करवा देंगे। तो जब ये और रेजिस्टेंस ऐड होता रहेगा तो आप रेंज ऑफ वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को कैलकुलेट करके बता सकें। तो ये कहलाता है मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। बात क्लियर रही है? करंट कम होगा ना, वोल्टेज। सही है, तो आर एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? वी ओवर आई जी माइनस आर जी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक यही बता देता हूँ कि एक होता है एवोमीटर। ठीक है, एवोमीटर क्या है? इधर मल्टीमीटर होता है ये, जो कि क्या करता है? यूज टू मेजर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, ठीक है, कि एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर तीनों एबिलिटी मौजूद है,
ए फॉर एम्पेयर यानी कि करंट, वी फॉर वोल्टेज, ठीक है ना, एंड ओ फॉर ओहम यानी कि रेजिस्टेंस। तो एक ऐसा डिवाइस जो तीनों चीज़ों को मेजर कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं? एवोमीटर। एवोमीटर इज़ अ मल्टीमीटर, ठीक है, जो कि तीनों चीज़ों को, करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा होता है। ये भी हम सीधे पूछ लेते हैं। इसके बाद पहले ये समझ ले व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इधर गौर से। When 4 resistors are connected in closed loop with galvanometer, पहली बात तो ये डेफिनेशन है कि जब 4 रेजिस्टेंस को क्लोज लूप में लगा दें गैल्वानोमीटर के साथ, जैसे कि ये रहा R1, R2, R3, R4 एक क्लोज लूप में लगा हुआ है और के साथ क्या लगा हुआ है? एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। ये कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। वाई वी यूज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज? वी यूज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस अंडर बैलेंस कंडीशन। अंडर बैलेंस कंडीशन, एक बात कि 4 रजिस्टर हैं R1, R2, R3, R4, इसमें से कोई सा भी क्या होता है? अननोन, जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे एक और क्या लिखी हुई? अंडर बैलेंस कंडीशन। व्हाट इज अंडर बैलेंस कंडीशन? अंडर बैलेंस कंडीशन ये होता है कि जहाँ पर करंट गुजरने के बावजूद गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। करंट गुजरने के बावजूद गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। अगर आपने मीटर ब्रिज वाला एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है ना, जिसमें एक वुडन प्लैंक होता है तो उसमें एक वायर अटैच होता है, ठीक है, उसमें एक मीटर स्केल भी लगा हुआ होता है, दो तरफ गैप होता है, वहाँ पे एक तरफ रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक तरफ अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक तरफ हम शंट लगाते हैं, एक तरफ अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, और गैल्वानोमीटर से एक जॉकी आपके हाथ में होती है पेन की तरह, उसको टेपिंग करते हुए यूँ गुजार रहे होते हैं। तो जब टेपिंग करके गुजार रहे होते हैं तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन जैसे ही एक खास पॉइंट पर आप टच करते हैं तो गैल्वानोमीटर जीरो रीडिंग शो करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब करंट होने के बावजूद भी गैल्वानोमीटर क्या शो कर रहा है? जीरो डिफ्लेक्शन। उसको हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। तो अंडर बैलेंस कंडीशन जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? R1/R2 इक्वल टू R3/R4। क्या चीज़? मतलब दोनों तरफ का रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाता है ना उस टाइम, उसी टाइम हम अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं उस फार्मूले से। अंडर बैलेंस कंडीशन R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये हमारा फार्मूला है। ये R1/R2 इक्वल टू R3/R4। जब ये बैलेंस कंडीशन है कि गैल्वानोमीटर क्या शो करना शुरू करेगा? जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि सर्किट में करंट पास नहीं हो रहा, सर्किट में करंट पास हो रहा, उसके बावजूद भी गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसको कहते हैं नल पॉइंट। जीरो डिफ्लेक्शन, नल पॉइंट, बैलेंस कंडीशन, तीनों बातें एक ही हैं, सही है। तो R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अब यहाँ पे ज़रा देख लो R1 और R2 का कॉम्बिनेशन कौन सा है? पहले यहाँ से समझो कि यहाँ से करंट आया, करंट आई, ठीक है, यहाँ से करंट आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। करंट कब डिवाइड होता है? जब रास्ता डिवाइड हो। यहाँ से रास्ता डिवाइड हो गया, यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया, दो करंट डिवाइड हो गया I1 और I2। अब यहाँ से I1 आया, करंट डिवाइड नहीं हो रहा, रास्ता डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ तक तो करंट I1 ही रहेगा। तो इसका मतलब I1 और I1, R1 पे भी करंट I1 और R2 पे भी करंट I1, तो इसका मतलब R1 और R2 क्या है? सीरीज़ में, ठीक है। क्यों? कौन से कॉम्बिनेशन ये? सीरीज़। अब I2 की बात करते हैं। जब I2 इधर आएगा तो I2 यूँ जाएगा और इधर भी I2 आएगा, तो इसका मतलब I2 R4 पे भी है और I2 R3 पे भी है। चूँकि रास्ता डिवाइड नहीं हो रहा तो करंट डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब R3 और R4 भी किस में? सीरीज़ में। सीरीज़ में ना, दोनों सीरीज़ में। R1 एंड R2 आर इन सीरीज़, R3 एंड R4 आर इन सीरीज़। अब अगर हम R1 और R3 की बात करेंगे तो पैरेलल, अगर हम R2 और R4 की बात करेंगे तो पैरेलल, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपको मालूम होने चाहिए, ये बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। इसके व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर बहुत सारे इक्विपमेंट डिवाइसेस जो काम कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सारे किसके ऊपर काम कर रहे होते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज के असूलों के ऊपर। पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? मेजर वोल्टेज, ठीक है ना, मोर एक्यूरेटली दैन वोल्ट मीटर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज मेजर करता है, लेकिन वोल्ट मीटर से एक्यूरेसी इसकी हाई होती है। मतलब पोटेंशियोमीटर ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट कर सकता है वोल्टेज का एज़ कम्पेयर टू द वोल्ट मीटर। ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, हम किस तरीके से इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं? पोटेंशियोमीटर का अगर आपने प्रैक्टिकल किया हो, उसमें आपने देखा होगा एक वुडन प्लैंक होता है, ठीक है, उसमें गिटार की तरह नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 तकरीबन 10 जो है वो लाइनें होती हैं 1-1 मीटर वाली, ठीक है। देखा है पोटेंशियोमीटर? चलिए कोई बात नहीं। तो अगर
उसकी लेंथ आप बढ़ाते चले जाएं, वायर की लेंथ जितनी बढ़ेगी बाय इंक्रीजिंग द लेंथ इट्स एक्यूरेसी इंक्रीजेस, मतलब वोल्टेज मेजर करने की जो एक्यूरेसी है कैसे इंक्रीज होती है पोटेंशियोमीटर में, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर। ये भी एमसीक्यू में पूछा गया है, हाउ कैन वी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मेजरिंग द वोल्टेज इन पोटेंशियोमीटर, तो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा एक्यूरेसी। उसके बाद लिखा हुआ है किस पर काम करता है, वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB के ऊपर काम करता है अंडर बैलेंस कंडीशन। ठीक है, जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज की बात होगी अंडर बैलेंस कंडीशन, जब बैलेंस कंडीशन आएगा मतलब R1/R2 = R3/R4 होगा, जब ये पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को मेजर करता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, कैन मेजर वोल्टेज विदाउट ड्राइंग करंट, क्योंकि ड्राई सेल्स वगैरह इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं हम, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे करंट ड्रॉ किए बगैर आप, ठीक है ना, उस डिवाइस का वोल्टेज जो आप मेजर कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में ये 4-5 बातें जो है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे अपने। उसके बाद पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, PO बॉक्स, ठीक है, यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, ये भी अननोन रेजिस्टेंस मेजर करता है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज करता है, ये भी अननोन रेजिस्टेंस मेजर करता है। ये भी क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, वर्क्स ऑन WSB व्हीटस्टोन ब्रिज, किसके ऊपर काम करता है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज के असूलों के ऊपर काम करता है। इसके 4 आर्म्स होते हैं, मतलब जिस तरीके से इसके हैं R1, R2, R3, R4, इसी तरीके से इसके भी 4 आर्म्स होते हैं, एक अननोन होता है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो यही काम है पोस्ट ऑफिस बॉक्स का। तो सबसे पहले इन्वेंशन ये थी ना, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन करवाना शुरू की गई थी। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाया गया, पहले टेलीग्राम वगैरह फैक्स वगैरह के लिए हम इसको यूज़ करते थे, ठीक है ना। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद पोस्ट ऑफिस बॉक्स, उसके बाद मैंने आपको पोटेंशियोमीटर भी बताया कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के असूलों पे काम करता है। मीटर ब्रिज है, ठीक है, मीटर ब्रिज क्या है, यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस, ये भी अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। मीटर ब्रिज का इस्तेमाल है, मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ब्रिज है जिसके ऊपर एक 1 मीटर का स्केल लगा हुआ होता है और वायर की जो लेंथ होती है वो भी 1 मीटर की होती है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज का नाम दिया गया। कैसे काम करता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ WSB व्हीटस्टोन ब्रिज के उसूलों पर मीटर ब्रिज जो वो काम कर रहा होता है, ठीक है ना। ये पूछ लेते हैं कि मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, पोस्ट ऑफिस बॉक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, तो ये आपको मालूम होने चाहिए कि किस पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो सारा मेन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, इनके असूलों पर ये काम कर रहे हैं, सही है। क्या लिखा भाई, अंडर बैलेंस कंडीशन विद ड्रॉइंग करंट I, ठीक है ना, व्हेन गैल्वानोमीटर शो द जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर बैलेंस मीटर ब्रिज जो अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर रहा है वो कब कैसे मालूम करता है, वो उसकी कंडीशन क्या है, अंडर बैलेंस कंडीशन। क्या लिखा हुआ, अंडर बैलेंस कंडीशन। और अंडर बैलेंस कंडीशन के मायने क्या है, यहाँ आगे लिखा हुआ है, अगर हम करंट को ड्रॉ करें, मतलब करंट उसमें से पास हो रहा हो सर्किट से, लेकिन गैल्वानोमीटर क्या करे, जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, तो हम कहेंगे वो बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन में से जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, X/R = LX/LR। X अननोन रेजिस्टेंस है जो हम मालूम करते हैं, R नॉन रेजिस्टेंस होता है जो हमें मालूम होता है पहले से, LX जो X रेजिस्टेंस है उसके नीचे की जो लेंथ होती है वो होती है LX, ये भी एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में ही होता है। और जो R है, R नॉन रेजिस्टेंस है, तो नॉन रेजिस्टेंस के नीचे वाली जो लेंथ होती है वो कहलाता है LR, ये एक लेंथ होती है जो नॉन रेजिस्टेंस के नीचे होती है। तो ये वाला फार्मूला लगा के अगर LX, LR और R आपको मालूम है तो आप अननोन रेजिस्टेंस जो वो बता सकते हैं, X की वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 15 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको कवर अप करवाया है, ठीक है ना। MCQs वगैरह इसके देखें, सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैंने इसके आपके सामने मेंशन की हैं, ठीक है। तो होपफुली उम्मीद यही है कि अगर यहाँ से कुछ पूछा जाए तो हो सकता है यहीं से पूछ लिया जाए, ठीक है। और इसके अलावा जब आप MCQs भी कर लेंगे, ठीक है, आज ही इसके MCQs करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसके MCQs किस तरीके के हैं। सारी बातें जो यहाँ पर मेंशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मेंशन है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया आज, सही है।